बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुसैन अहमद काकड़ है। मैं बॉटनी में पीएचडी हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज में पिछले 8 साल से एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ। अभी जो है मैं द स्कॉलर कोचिंग एकेडमी में भी पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और एमडीकेट क्लासेस ले रहा हूँ। और अभी जो लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ वो न्यूक्लियस है। और ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये अबू बकर के चैनल के थ्रू आप देख रहे हैं। आज हम न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करेंगे। न्यूक्लियस क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस अगर हम देखें ना तो इसके कई नाम है। इसको हम बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बॉस ऑफ सेल भी कहते हैं, इसको हम डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं, इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। आपको पता है कि डायरेक्टर, बॉस, ब्रेन, प्रिंसिपल जो किसी भी इदारे के सरबराह होते हैं, जो तमाम एक्टिविटीज को अपने कंट्रोल में लिए हुए होता है। तो इसी तरह न्यूक्लियस भी जो है ये सेल के तमाम एक्टिविटीज को अपने कंट्रोल में लेता है। ये डायरेक्शन देता है हर किस्म की ऑर्गेनेली को कि आपने क्या करना है और कैसे करना है और कब करना है। तो ये डायरेक्टर, बॉस और ब्रेन, ये अलकाबात भी हम इसको दे सकते हैं। वैसे अगर हम न्यूक्लियस की मीनिंग की बात करें तो न्यूक्लियस जो है ये एक लातीनी जुबान का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। न्यूक्लियस का मतलब होता है नट। नट आप जानते हैं किस्म की सीड है जिसके अंदर जिसको हम कर्नल भी कहते हैं। कर्नल क्या है? कर्नल एक ऐसा वर्ड है जो हम किसी भी सेंट्रल पार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं, किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं कर्नल। जिस तरह नट, लाइक आप वॉलनट अगर मिसाल ले लें तो वॉलनट के अंदर जो एडिबल पार्ट है ये कर्नल कहलाता है। और सीड जिस तरह फ्रूट के अंदर होती है, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस भी जो है वो सेल के अंदर होता है। तो ये नाम इसलिए दिया गया है। ग्रीक में हम इसको क्या कहते हैं? कैरियन कहते हैं, कैरियोट कहते हैं, लाइक प्रोकैरियोट, यूकैरियोट आप लोगों ने सुने होंगे। तो ग्रीक में कैरियन और लैटिन में न्यूक्लियस कहते हैं। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था और ये क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को ही जाता है। उसने 1838 में क्यों डिस्कवर किया? इससे पहले कोई भी ऑर्गेनेली डिस्कवर नहीं हुई थी। इसकी रीजन ये है कि इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस या इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो न्यूक्लियस ही मिलेगा, इसलिए ये सबसे पहले या बहुत अर्ली डिस्कवर हुआ है। रॉबर्ट ब्राउन असल में ऑर्चिड रूट्स के सेल्स को स्टडी कर रहा था जिसमें इसको न्यूक्लियस मिला और इसने डिस्कवर किया। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। ये सेंट्रल पार्ट होता है दैट डायरेक्ट्स ऑल द ऑर्गेनेल्स टू परफॉर्म देयर फंक्शन। मतलब ये है कि सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है, जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंट्रल में हो, ये साइड्स पे भी हो सकता है, पेरिफेरल रीजन पे भी हो सकता है। जैसे प्लांट्स में अगर आप लोग देखें तो एक लार्ज वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस साइड पे होता है। लेकिन यहाँ पर हम जनरल अगर बात करें तो न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल दैट डायरेक्ट्स ऑल द ऑर्गेनेल्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। मतलब तमाम ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है ना। अकरेंस की अगर हम बात करें तो ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट सिवाय मैच्योर आरबीसी एंड सीयू ट्यूब सेल्स। देखिए आरबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सेल है हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स जो कहलाता है, और इसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी, टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बैक फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज टू द लंग्स, ताकि फिर आप एक्सहेल करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट सेल है। लेकिन इसके अंदर जब ये मैच्योर होता है तो न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ न्यूक्लियस नहीं, कोई भी ऑर्गेनेली इसके अंदर नहीं होती। तो अगर इसके अंदर ऑर्गेनेली नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो ये फंक्शन कैसे करता है? तो इसके फंक्शन सिर्फ ये है टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द ब्लड, थ्रू आउट द बॉडी। तो इमेच्योर जब ये 7 डेज तक होता है, 8 डेज तक होता है, तो इसके पास होते हैं न्यूक्लियस, इसके पास होते हैं सारे ऑर्गेनेल्स, लेकिन फिर वो सारे ऑर्गेनेल्स वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ये इसलिए खत्म हो जाती है ताकि ये एकोमोडेट कर सके मैक्सिमम नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एस्टिमेट किया जाता है कि मैच्योर आरबीसी के अंदर तकरीबन 27 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं।
और ये 120 दिन बाद खुद बहुत मर जाता है। स्वीट ट्यूब सेल्स की अगर हम बात करें तो ये वेस्कुलर बंडल्स में आता है, फ्लोएम में आता है, जो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, और ये जिंदा सेल होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसके साथ न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन इसके कंपेनियन सेल्स होते हैं वो शेयर करता है। हमारे पास न्यूक्लियस का कोई कंसेप्ट नहीं है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और वहां पर जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी साइज की, तो अगर एवरेज साइज हम ले लें तो 10 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। ये चूंकि ओवल होता है या स्फेरिकल होता है, तो इसकी एवरेज साइज हम 10 माइक्रोमीटर लेते हैं। शेप में अगर हम बात करें तो स्फेरिकल या राउंड होता है, ओवल हो सकता है, और इरेगुलर भी होता है, ठीक है ना। अगर हम नंबर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर 4 क्लासेस ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स। हमारे पास एक होता है एन्यूक्लिएट, एक होता है मोनोन्यूक्लिएट, एक होता है डाइन्यूक्लिएट, एक होता है मल्टीन्यूक्लिएट। एन्यूक्लिएट आर दो सेल्स दैट हैव नो न्यूक्लियस, वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो वो हमारे पास होता है एन्यूक्लिएट। एग्जांपल के तौर पे मैच्योर आरबीसी, सीट्यूब सेल्स है, प्रोकैरियोट्स है, यहां पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मोनोन्यूक्लिएट का मतलब होता है सेल्स दैट हैव ओनली वन न्यूक्लियस। अगर सेल्स पकम की यो न्यूक्लियस भी आए तो मोनोन्यूक्लिएट वाई, ठीक है ना, उसको हम मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मोस्ट प्लांट्स और मोस्ट एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं या मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। डाइन्यूक्लिएट का मतलब क्या है, सेल्स दैट हैव टू न्यूक्लियसेस। अगर सेल्स, वो सेल्स जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, वो हमारे पास डाइन्यूक्लिएट कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ह्यूमन लीवर सेल्स है और पैरामीशियम है। ह्यूमन लीवर सेल जो हमारे हेपेटोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं। मोस्ट ऑफ द हेपेटोसाइट हैव टू न्यूक्लियाई। और ये टू न्यूक्लियाई क्यों होते हैं, सवाल बनता है कि ये टू न्यूक्लियाई क्यों है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि हेपेटोसाइट या लीवर के जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। और जब ये ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं तो इसको न्यूक्लियस की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा मैसेंजर आरएनएस बनेंगे, ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगी, इसलिए ये इसमें टू न्यूक्लियाई होते हैं। दूसरा रीजन ये है, ये बताया जाता है कि व्हाई हेपेटोसाइट्स आर हैविंग टू न्यूक्लियाई। एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसमें माइटोसिस हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, तो सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं। तो डाइन्यूक्लिएट सेल्स दैट हैव टू न्यूक्लियस, ह्यूमन लीवर सेल्स एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। मैक्रोन्यूक्लियाई, माइक्रोन्यूक्लियाई। मैक्रोन्यूक्लियाई तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और माइक्रो जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मल्टीन्यूक्लिएट क्या होते हैं, सेल्स दैट हैव मेनी न्यूक्लियाई। अगर सेल्स पकम की चिमसरा जिसमें हमारे पास मोस्टली मल्टीपल न्यूक्लियाई होती है उसको हम मल्टीन्यूक्लिएट कहते हैं। लाइक सम फंजाई सेल्स हैव मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, इवन ह्यूमन मसल फाइबर सेल्स हैव मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियोलस आता है और क्रोमोसोम्स आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास देयर आर टू मेम्ब्रेन्स, एक एक्सटर्नल होता है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, एक इंटरनल होता है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन होता है, इट इज कंटिन्यूड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होता है। दे हैव राइबोसोम्स अटैच्ड। कभी कभार इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं राइबोफोरिन की थ्रू। इंटरनल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होता है और ये अटैच होता है, दे हैव लेमाइन्स अटैच्ड इनसाइड। मतलब इसके अंदर लेमिन प्रोटीन्स अटैच होते हैं जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन्स है और जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं किस चीज को, किस चीज को, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैव पोर्स या न्यूक्लियस हैव पोर्स, और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स, दे आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, दे आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट कंट्रोल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए हमारे पास जो है ना, ये आपके सामने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है और ये जो मैंने रेड कलर के बनाए हैं, दीज आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पोर्स होते हैं जो सेल के बाहर चीजों को, सेल के अंदर आने की चीजों को कंट्रोल करता है। मतलब क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट कंट्रोल्स इन एंड आउट। और अगर हम बात करें इसकी नंबर की, यहां पर तो इस सेल के अंदर मैंने चार बनाए हैं, चार बनाए हैं। They are very few in differentiated cells and there may be thousands
in undifferentiated cells. What is the meaning of differentiated and undifferentiated cells? डिफरेंशिएटेड सेल्स वो होता है जिसको एक प्रॉपर फंक्शन असाइन होता है कि आपने ये करना है, लाइक आपकी किताब में लिखा है एराइथ्रोसाइट, आरबीसीज, जब वो इमेच्योर होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है और उसका एक प्रॉपर फंक्शन होता है और उस न्यूक्लियस में हमारे पास फ्यू 4 to 5 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। लेकिन अनडिफरेंशिएटेड सेल जिसको ये नहीं पता कि मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा चीज बनाना है, मैंने कौन सा ऑर्गन बनाना है, लाइक एग सेल आप लोग ले, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, तो उसमें हमारे पास तकरीबन 30,000 पोर्स होते हैं और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में थाउजेंड्स में होते हैं और डिफरेंशिएटेड सेल में वेरी फ्यू हो सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो आपको यहाँ पर डार्क स्टैंड बॉडी नजर आ रही है या एक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये असल में क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर के रीजन को कहते हैं, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर रीजन को कहते हैं, इसको हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। हम किस तरह डिफाइन करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म को? दे आर सेमी लिक्विड, ट्रांसपेरेंट एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। सेमी लिक्विड होते हैं मतलब जेलेटिनस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या क्या होता है? इसमें हमारे पास मोस्टली एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती है, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? ये जो आप लोगों को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज क्रोमेटिन। दिस इज व्हाट? दिस इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन असल में डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है और क्रोमेटिन हमारे पास दो किस्म का होता है। इम्डिकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन दो किस्म का होता है, एक यू क्रोमेटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यू क्रोमेटिन जो है ना, ये एक्टिव डीएनए होता है, मतलब इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन किसी किस्म का भी प्रोटीन बना सकता है। लेकिन जो डेंस इस तरह स्ट्रक्चर होता है, डार्क स्ट्रक्चर होता है, इसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं और इसके ऊपर क्या होता है? इनएक्टिव डीएनए होता है। आगे अगर डीएनए से भी इनएक्टिव भी, वो किसी भी प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकती। तो हमारे पास क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तीसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज डार्क स्टेन मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। डार्क स्टेन है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है और इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियोलस, मैंने दो बनाए हैं। डार्क स्टेन कोई भी इसका मेम्ब्रेन नहीं होता, ये इसके अंदर मौजूद होता है और इसके दो रीजन्स होते हैं, एक पेरिफेरल होता है बाहर बाहर की तरफ और एक सेंटर होता है। जो सेंटर होता है उसको हम सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन कहते हैं, जो पेरिफेरल होता है, लाइट होता है, वो पेरिफेरल रीजन कहलाता है। पेरिफेरल रीजन्स में हमारे पास प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। प्रिकर्सर किसे कहते हैं? पेरेंट मटेरियल। मतलब अगर यहाँ पर मैं प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम की बात करूं तो इसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन आता है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके राइबोसोम बनता है और ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स कहां पर होते हैं? पेरिफेरल रीजन में होता है। और यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स आर फॉर्म, राइबोसोम्स की असेंबली होती है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह अगर हम सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन की बात करें तो वहां पर डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो टू रीजन्स, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। यहां पर दीज आर डार्क स्टेन मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। जो हमारे पास लास्ट पार्ट आता है वो है क्रोमोसोम। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम, इट इज अ ग्रीक वर्ड। क्रोमो मीन कलर, सोम्स मीन बॉडीज। इसको वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। हालांकि ये कलर्ड बॉडीज नहीं होती, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वॉल्टर फ्लेमिंग स्टेनिंग के थ्रू इसको स्टडी कर रहा था और जब वो स्टेनिंग के थ्रू इसको स्टडी कर रहा था तो इसको जब इसने स्टेनिंग प्रोसीजर अप्लाई किया तो क्रोमोसोम कलर हो गए, बाकी कोई चीज भी कलर नहीं हुई, तो इसने इसको कलर्ड बॉडीज का नाम दिया। ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन में विजिबल होते हैं और ये प्रोटीन्स और डीएनए में के ऊपर कंपोज होते हैं, मतलब डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिस तरह क्रोमेटिन होता है। लेकिन क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में ये डिफरेंस है कि क्रोमेटिन थ्रेड लाइक होगा और क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में होगा। और इसी क्रोमोसोम के नंबर्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 46 होते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग में 46 से ज्यादा या कम होते हैं तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी होगी। दे हैव क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमेयर। यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर बनाया है और ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है आप लोग देख सकते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आर्म लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज क्रोमेटिड। इस आर्म ऑफ क्रोमोसोम को हम क्रोमेटिड कहते हैं। ये
कंटिन्यूस एक क्रोमेटिड है। इसके सेंटर में जो रीजन है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, और वहां पर जो प्रोटीन्स अटैच है जिसके साथ स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है वो काइनेटोकोर कहलाता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। अब इस पूरी लेक्चर की जो एक्सप्लेनेशन है इन डायग्राम ये आपके सामने है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है न्यूक्लियस का। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इन इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के करीब जो ये डार्क स्टेन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, लेमाइन प्रोटीन जो कि फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है इस पूरी न्यूक्लियस को। इस पूरे मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन है, ये जो आप लोग को नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको क्रोमेटिन मिलेगा, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हर वो चीज मौजूद है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। यहां पर क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। जो लाइट क्रोमेटिन होता है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है, और एक्टिव डीएनए होता है। जो डार्क क्रोमेटिन होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, और इनएक्टिव डीएनए होता है। और ये जो आपको रेड कलर के नजर आ रहा है, दीज आर व्हाट, दीज आर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, एनपीसी, जो कि चीजों को कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज बाहर जाएगी सेल की और कौन सी चीज अंदर आएगी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें जाएगी और कौन कौन सी चीजें आएगी। आपको पता है कि आउटर मेम्ब्रेन में कुछ जगहों पे हमारे पास राइबोसोम्स की अटैचमेंट भी होती है, और इसी आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे किसी भी सेल के अंदर, तो उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ अटैचमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, बाकी किसी की चीज के साथ नहीं होगी। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, चाहे वो फेडरल बुक में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा किताब बुक में है, चाहे वो सिंध में है, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी बायोलॉजी की बुक्स है फर्स्ट ईयर के, उनसे रिलेटेड तमाम चीजें मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लिए हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई लॉजिकल कोई वो मसला है, तो आप कमेंट में पूछ लें, मैं पर्सनली उनको उस कमेंट में आंसर करूंगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम और भी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करेंगे।